नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ तेज। तेज प्रताप समेत आरजेडी कोटे से 16 मंत्री लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी ने सीएम के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। श्रीकांत त्यागी मामले में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य तो सामने आए अखिलेश यादव। बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी विधायक और नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन। दिल्ली एम्स में थे भर्ती। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,813 नए मामले दर्ज। 4.15% हुआ पॉजिटिविटी रेट। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार होगा। आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तेज प्रताप समेत आरजेडी कोटे से 16 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा जेडीयू से 11 और कांग्रेस के 2 मंत्री शामिल होंगे। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे एक विधायक को मंत्री बनाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक को भी शपथ का न्योता मिला है। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है। इसमें 8 यादव, 4 मुसलमान, 6 दलित और 6 ऊंची जाति से मंत्री होंगे। आज राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री शामिल होंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के रूप में 10 अगस्त को ही शपथ ले चुके हैं। बिहार में नई सरकार के गठन 5 दिन बाद आखिरकार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस जीतन राम मांझी की पार्टी हम में सहमति बन गई है और आज कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री शामिल होंगे। इसमें 69 सीटों वाली आरजेडी के 16 मंत्री शामिल होंगे, जबकि 45 विधायकों वाली जेडीयू के 11 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। यानी विधायकों की संख्या के आधार पर आरजेडी का पल्ला भारी रहेगा। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना की। केजरीवाल मंगलवार को 54 साल के हो गए हैं। उन्होंने शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई। मैं उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, थैंक यू सर। हरियाणा के भिवानी में 16 अगस्त 1968 को जन्मे केजरीवाल दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री हैं। वे दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। केजरीवाल आज एक दिन की यात्रा पर गुजरात जाएंगे और कच्छ जिले के भुज में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। पार्टी के एक नेता ने सोमवार को यहां ये जानकारी दी। आप नेता अरविंद केजरीवाल की एक महीने में गुजरात की ये चौथी यात्रा है। राज्य में इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है। आपकी गुजरात इकाई के महासचिव मनोज सोरथिया ने एक वीडियो संदेश में कहा कि केजरीवाल मंगलवार को गुजरात आएंगे। वे भुज में संवाददाता सम्मेलन करेंगे और एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भुज में वे राज्य के लोगों के लिए कुछ अहम घोषणाएं करेंगे। वे पार्टी नेताओं के साथ चुनाव के संबंध में बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता करने के बाद श्रीकांत त्यागी लगातार चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के विरोधी श्रीकांत त्यागी को बीजेपी नेता बताकर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी इस मामले में बड़े आरोप लग रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस केस में बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। सपा प्रमुख ने मीडिया से बात करते हुए श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नोएडा ऐसी घटना कहीं नहीं है। यहाँ पर एक महिला को कितना अपमानित किया गया और किस भाषा में अपमानित किया गया। सरकार और प्रशासन ये जानते थे कि वो बीजेपी से जुड़ा है। बीजेपी और उनके नेताओं को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं की भाषा क्या है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद से ही सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लग रहे हैं कि वो श्रीकांत को सपा नेता का करीबी बताया जा रहा है। इन्हीं खबरों के बीच अब सपा प्रमुख का बयान सामने आया। हालांकि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोपों का खंडन करते हुए पुलिस कमिश्नर
कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का दावा किया। उनका कहना है कि ये सभी आरोप गलत हैं, उसके जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश चल रही है। सपा नेता पर लग रहे इन आरोपों के बीच अब अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस कमिश्नर पर मानहानि का दावा किया है। उसके बाद अब पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी जारी हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगे थे कि उन्होंने श्रीकांत त्यागी को विधानसभा का पास दिलवाया था। बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री और गोपालगंज सदर से लगातार 4 बार विधायक रहे सुभाष सिंह का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुभाष सिंह लंबे समय से बीमार थे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था। सदर प्रखंड के ख्वाजेपुर गांव निवासी सुभाष सिंह गोपालगंज सदर से बीजेपी के टिकट पर लगातार 4 बार विधायक रहे। विधायक के परिजनों के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद उन्हें गोपालगंज लाया गया था। इसके बाद हालत बिगड़ने पर दोबारा दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। बता दें कि सुभाष सिंह का राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ था। तब से वे गोपालगंज के लिए यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने काम किया। सुभाष सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने गोपालगंज सदर विधानसभा से विधायक का टिकट दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार विधायक चुने गए। लगातार 4 बार विधायक रहने पर एनडीए की सरकार में उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया था। गोपालगंज बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि मंगलवार की सुबह 4 बजे एम्स दिल्ली में उनका देहांत हुआ है। विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा। इसके बाद गोपालगंज के हाजीपुर प्रेत्या गांव में दाह संस्कार किया जाएगा। सदर विधायक सुभाष सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। सुभाष सिंह के परिवार में उनके अलावा कोई भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 8,813 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15,040 लोग ठीक हुए हैं। देश में अभी कोरोना के सक्रिय मामले 1,11,252 हैं और दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.15% है। आज के आंकड़े का कल की तुलना करें तो कल के मुकाबले आज केसों में कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले 6,000 की कमी आई है। कल यानी 15 अगस्त को 14,917 नए मामले सामने आए थे। 14 अगस्त को 14,092 नए मरीज सामने आए थे। वहीं 12 अगस्त 16,561 और 11 अगस्त को 16,299 नए मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार 9 अगस्त को 12,751, 8 अगस्त को 16,167, 7 अगस्त को 8,738 नए मामले, जबकि 6 अगस्त को 19,406 नए मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 4 अगस्त को 19,883 नए मामले और 3 अगस्त को 17,135 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। 15 अगस्त को आए रिपोर्ट के अनुसार यहां पिछले 24 घंटे में 1227 नए मामले आए हैं और कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राजधानी में कोरोना के 7,519 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक वर्तमान में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 14.57% हो गई है, जिसमें 2,130 लोग ठीक भी हुए हैं। मुंबई में कई दिनों से कोरोना संक्रमण के 800 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि मुंबई नगर के अधिकारियों ने बताया कि 16 अगस्त को मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 584 नए मामले दर्ज किए गए थे। अब शहर में कुल कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 11,33,172 हो गई है। वहीं संक्रमण से बढ़ने वालों की कुल संख्या 19,664 हो गई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 407 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 11,08,290 हो गई है। फिलहाल महानगर में 5,218 एक्टिव मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। सेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता।
मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंट्स के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है वो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 4थी पुण्यतिथि है। दिल्ली में उनकी समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी गई। अटल जी को श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा मोदी मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य मौजूद थे। इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता वाजपेयी और दामाद रंजन भट्टाचार्य भी मौजूद थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अटल जी को श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा कि श्रद्धेय अटल जी ने मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खपाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में गरीब कल्याण व सुशासन के नए युग की शुरुआत की और साथ ही विश्व को भारत के साहस व शक्ति का भी एहसास कराया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष, करोड़ों कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि पर मैं उन्हें स्मरण करते हुए नमन करता हूं। देश को विकास और सुशासन का मंत्र देने वाले अटल जी का पूरा जीवन उनके व्यक्तित्व की गहराई और कृतित्व की ऊंचाई का प्रतिबिंब है। भारत की विकास यात्रा में उनका योगदान अविस्मरणीय है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। वे 1996 से 2004 के बीच 3 बार प्रधानमंत्री रहे। उनकी पहली सरकार केवल 13 दिन ही चली थी। वाजपेयी देश के ऐसे नेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा सीटों से चुनाव जीते थे। वे उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली से चुनाव जीते थे। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने हेलो के बदले वंदे मातरम वाले बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम संगठन रजा अकेडमी ने मुनगंटीवार के इस बयान पर आपत्ति जताई है। रजा अकादमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, इसीलिए सरकार को कोई ऐसी राय देना चाहिए जो सभी को मान्य हो। हम इस संबंध में उलेमाओं से भी चर्चा करके सरकार को पत्र लिखने वाले हैं। सुधीर मुनगंटीवार के मंत्री बनने के तुरंत बाद ये नया फरमान जारी किया गया। इसके साथ ही दावा किया गया कि 18 अगस्त तक इस नोटिस भी इसका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो सियासी जमात भी खुलकर सामने आ गई। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि पिछली सरकार में बातचीत से पहले जय महाराष्ट्र बोला जाता था। मौजूदा सरकार शिंदे सरकार है जो बहुमत की सरकार है। पार्टी अपनी विचारधारा के मुताबिक नियम बनाती है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस नेता भाई जगताप के ने कहा कि जब कोई फोन आता तो लोग जय हिंद बोला करते थे। वंदे मातरम को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं है, फैसले का स्वागत है, लेकिन अगर ये फैसला अधिवेशन में लिया जाता तो और अच्छा होता। वंदे मातरम का विरोध नहीं है। सरकार के फैसले को लेकर शिवसेना सांसद ने बीजेपी पर दिखावा करने का आरोप लगाया। सावंत ने कहा, अगर वंदे मातरम बोलना है तो कश्मीर में बोलने के लिए कहा जाए, महबूबा मुफ्ती को वंदे मातरम बोलने को कहा जाए। बीजेपी हिंदुत्व का दिखावा ना करे। बता दें कि अरविंद सावंत उद्धव गुट के नेता हैं।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ऐतिहासिक टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडिया और न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर भारतीय वाणिज्य दूतावास जनरल रणधीर जायसवाल ने तिरंगा फहरा के कार्यक्रम में न्यूयॉर्क के सिटी मेयर एरिक एडम्स भी मौजूद रहे। न्यूयॉर्क में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के इस मौके पर प्रसिद्ध संगीतकार देवीश्री प्रसाद और शंकर महादेवन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शंकर महादेवन ने देशभक्ति गीत ए वतन मेरे आबाद रहे तू गाकर समा बांध दिया। मौके पर मौजूद प्रवासी भारतीयों ने शंकर महादेवन के सुर के साथ सुर मिलाया और टाइम्स स्क्वायर गूंज उठा। दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भारतीय स्वतंत्रता दिवस को जोरदार तरीके से मनाते हैं। लाल किले से अपने भाषण में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया भर में फैले भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी थी। कार्यक्रम का समापन भारतीय राष्ट्रगान के साथ किया गया। देवीश्री प्रसाद ने भारत का राष्ट्रगान गाया। न्यूयॉर्क के इस प्रसिद्ध जगह पर तिरंगा फहराए जाने पर बहुत से लोग इसे देखने के लिए जमा हो गए। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कार्यक्रम के बाद दिन के दौरान एम्पायर स्टार बिल्डिंग को तिरंगे के रंगों से लाइट द्वारा रोशन किया जाएगा और अमेरिकी समय के मुताबिक शाम को हडसन नदी के ऊपर 220 फीट के तिरंगे का प्रदर्शन एरियल डिस्प्ले के जरिए किया जाएगा। बता दें कि न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार 15 अगस्त 2020 को तिरंगा फहराया गया था। अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में कई देशों में भारत की आजादी का अमृत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा मनाया गया। कनाडा में हिंदू और सिख प्रवासियों ने टोरंटो के लोगों मुफ्त भोजन बांटकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश के कई राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। मानसून के दूसरे फेज और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच राजधानी में आज हल्की बारिश हो सकती है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटें पड़ने की आशंका है। वहीं आईएमडी की माने तो आज यानी 16 अगस्त को तेज हवाएं चलेंगी, जिसके कारण आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। 15 अगस्त के दिन राजधानी में सुबह हल्की बारिश हुई थी। कल शहर के आया नगर, गुरुग्राम, लोधी रोड, सफदरजंग और पालम में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली के लाल किले के आसपास के हल्की बारिश होने की आशंका है। नोएडा में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। यहां 14 अगस्त को हल्की बारिश दर्ज की गई थी, जिसके बाद सोमवार को हल्की हवाएं चलती रहीं। हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज यहां बारिश नहीं होगी, हालांकि तेज हवाएं चलने से मौसम सुहाना रहेगा। मध्य प्रदेश में आज हल्की बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार आज यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे। यहां का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो चंडीगढ़ में आज ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। आईएमडी के अनुसार आज चंडीगढ़ का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। बिहार में बारिश की रफ्तार कम हो गई है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य में 16 से 18 अगस्त 2022 तक कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी की माने तो यहां 19 अगस्त को तेज बारिश हो सकती है। यूपी के लखनऊ में 15 अगस्त की शाम जमकर बारिश हुई, लेकिन अब मौसम विभाग ने 15 से 17 अगस्त तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सक्रिय मानसून के बारिश बदलने की संभावना जताई गई है। आईएमडी की माने तो आज यूपी के कई जिलों में बारिश हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया
गया है। इस नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात का ये उनका पहला दौरा है। कांग्रेस के गुजरात इकाई के प्रवक्ता ने बताया कि अशोक गहलोत अपने दौरे की शुरुआत सूरत से करेंगे, जहां वे दक्षिण गुजरात मंडल के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे राजकोट रवाना होंगे। राजकोट में वे सौराष्ट्र मंडल के पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को गहलोत वडोदरा और अहमदाबाद जाएंगे। गुरुवार को वे अहमदाबाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत 2017 के विधानसभा चुनावों में गुजरात के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रभारी थे और अभी ये पद राजस्थान के विधायक रघु शर्मा के पास है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। बता दें कि इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के सीनियर नेता चुनाव को देखते हुए एक्टिव हो गए हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 प्रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर न बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। लाइब्रेरी में जो पढ़ना हो, स्कूल देगा, स्कूल देगा। दोपहर में खाना भी तो, और स्कूल देगा, स्कूल देगा। पढ़ना भी है और है खेलना भी है, दोनों बातें यहाँ। ध्यान उनका भी पूरा रखा गया है, ये जान ले लड़कियां। वो जो पढ़ेंगी, जो आगे बढ़ेंगी, तो बदलेगा हिंदुस्तान। घर 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 शिक्षा जब पहुंचेगी स्कूल की, शक्ति पाएंगे निर्बल भी सारे। सुनो घंटी बजी स्कूल
क्या मेरा अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे बीसीसीआई में अहम भूमिका निभा चुके थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया। सोरेन ने ट्वीट कर उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। अमिताभ चौधरी बीसीसीआई में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वे कार्यकारी सचिव के पद पर रहे हैं। उन्हें साल 2020 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बनाया गया था। हाल ही में वे रिटायर्ड हुए थे। झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में शुमार अमिताभ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेएससीए स्टेडियम में तिरंगा लहराया था। झारखंड क्रिकेट में उनका अहम योगदान माना जाता है। अमिताभ चौधरी के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जाहिर करते हुए ट्वीट पर लिखा, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमिताभ चौधरी जी के आकस्मिक निधन की दुखद खबर मिली। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ जी ने राज्य में क्रिकेट के खेल को बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति दे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को परिवारवाद के मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस को इस देश में परिवारवाद का जनक बता दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज ने बताया कि कांग्रेस इस देश में परिवारवाद का जनक है, जबकि नीतीश कुमार का कंपटीशन अपने भतीजे से है। सत्ता की चाबी भतीजे के पास है। नीतीश कुमार जी की शराबबंदी विफल रही। लोग आजकल जेल से घर पहुंच जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार के 20 लाख रोजगार देने की घोषणा पर भी तंज कसा। उनका मानना है कि नीतीश वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही इस वादे से यू टर्न ले लेंगे। दरअसल गिरिराज सिंह ने अपने ट्वीट पर नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो का बयान शेयर किया है। इस वीडियो के साथ ही उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान वीडियो बयान में कहा कि 10 लाख नौकरियां कैसे दी जाएंगी और वे कैसे वेतन देने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन सीएम 20 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने वर्तमान और पिछले बयानों में फंस गए हैं। नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी देने की घोषणा की, लेकिन वे जल्द ही अपने बयान से यू टर्न लेंगे। दरअसल कल यानी 15 अगस्त को देश के आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान बिहार के सीएम ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनता को संबोधित करते हुए युवाओं को 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की। उनके इस घोषणा के जवाब में बीजेपी बिहार विंग के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में फिलहाल 4.5 लाख पद पर लंबे पड़े समय से खाली हैं और उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि सीएम को पहले इन पोस्ट को भरना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए 5 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भोपाल, सिरहो, बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन और नर्मदापुरम में आज भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए छुट्टी का फैसला किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ बेकरार हो गई है। रायसेन से लेकर सागर तक नदियां उफान पर है। सोमवार को सागर में तेज बारिश से नदी में उफान आ गया और पुल पानी में डूब गया, जिसके बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और आवाजाही बंद कर दी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश के बीच बिना नदी पर बना पुल धंस गया। पुल का एक हिस्सा करीब 3 फीट तक धंस गया। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिससे बेगमगंज इलाके में संपर्क टूट गया। मध्य प्रदेश ब्रज कॉरपोरेशन ने पुल का निर्माण कराया था। 5 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में अनियमितताएं बरती गई थी। वहीं अभी तक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राजधानी भोपाल समेत कई इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। जबलपुर,
भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा भारी बारिश के चलते नर्मदापुरम के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा बरगी बांध के कुल 21 फाटकों में से 13 को खोल दिया गया है। होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुरम, देवास, रायसेन, सिरोही, बड़वानी जिलों को सभी बांधों से पानी निकालने के बाद लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर राज्य के लोगों को 75 आम आदमी क्लिनिक समर्पित किए। सीएम मान ने गुरु नानक स्टेडियम में हुए समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक मरीजों को मुफ्त में दवा देने के अलावा लगभग 100 प्रकार के टेस्ट मुफ्त में करेंगे। गुरु नानक स्टेडियम में सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद सीएम मान ने एक अलग कार्यक्रम में क्लिनिक का उद्घाटन किया और कहा कि उनकी पार्टी ने एक चुनावी वादा पूरा कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक में करीब 100 प्रकार की क्लिनिक जांच निःशुल्क की जाएंगी। इसके अलावा मरीजों को निःशुल्क दवाएं दी जाएंगी। इनमें से प्रत्येक क्लिनिक में 4 स्टाफ सदस्य होंगे, जिनमें एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक लैब टेक्नीशियन होगा। मान ने संवाददाताओं से कहा कि आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 75 मोहल्ला क्लिनिक का लोकार्पण करते हैं। आने वाले दिनों में ऐसे और क्लिनिक खोले जाएंगे। हमने पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने का वादा किया था। दिल्ली में ऐसे क्लिनिक खोले जाने का प्रयोग काफी सफल रहा है। सेवा केंद्रों की इमारतों को आम आदमी क्लिनिक में बदले जाने को लेकर विपक्ष द्वारा आलोचनाएं की जाने का जवाब देते हुए मान ने कहा कि ये इमारतें जर्जर अवस्था में थी और उन्हें मरम्मत के बाद आम आदमी क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक में बदल दिया गया है। हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। मान ने उनकी सरकार की एक विधायक, एक पेंशन और निःशुल्क बिजली जैसी अन्य पहलों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि आप सरकार बनने के बाद हमने पहले दिन से फैसले लेने शुरू किए और आज इन फैसलों का नतीजा आना शुरू हो गया है। एक विधायक, एक पेंशन कानून लागू हो गया है। हमने 1 जुलाई से 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के बारे में बात की। करीब 20 दिनों में 51 लाख घरों का बिजली का बिल शून्य आएगा। देश को हिला देने वाला कन्हैयालाल हत्याकांड 28 जून को हुआ था, जिसके बाद उदयपुर में धारा 144 लगाई गई थी। इस बात को 1.5 माह ही हुआ है कि उदयपुर में फिर से धारा 144 लागू हो गई है। बड़ी बात यह है कि धारा 144 लोगों के एकत्र होने की पाबंदी पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की झंडियां लगाने पर लगा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया है। एक समाज द्वारा चौराहे से तिरंगा झंडा हटाकर समाज के प्रतीक चिन्ह का झंडी लगाने की बात सामने आई थी। इस बात को लेकर चेतावनियां भी दी गई थी। इसके बाद पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भीड़ जमा कर विरोध किया जा सकता है। ऐसा होने से पहले ही पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर से बातचीत की और धारा 144 लगा दी। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया कि जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उदयपुर जिले में कतिपय व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उदयपुर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक किसी समाज या जाति के विशेष के आयोजनों के दौरान प्रतीक चिन्ह, नारे इत्यादि युक्त झंडियां, बैनर, पोस्ट आदि सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक संपत्ति, राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, सार्वजनिक सामुदायिक भवन इत्यादि पर बिना सक्षम स्वीकृति के लगा दिया जाता है। बिना सक्षम स्वीकृति के लगे झंडियां, बैनर, पोस्टर का इस्तेमाल कर या इन्हें नुकसान पहुंचाकर सांप्रदायिक या जातीय सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।